हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज में हमने सबसे लास्ट टॉपिक में भारत के राज्यों के हाईकोर्ट और पंचायती राज व्यवस्था को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो में भारत में राष्ट्रीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को जान लेते हैं। भारत में इन दोनों आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और इनके क्या क्या कार्य हैं, इन सभी फैक्ट को हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आइए सबसे पहले हम वित्त आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो इसकी एक ऑडियो क्लिप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए। तो आपके वित्त आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जितने भी डाउट हैं वो सभी एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दोनों को ही इंडिविजुअली समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वित्त आयोग के बारे में। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वित्त आयोग का आर्टिकल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 280। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और अगर भाग पूछा जाए तो देखिए, वित्त से संबंधित जो मामले हैं वो संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन देखिए हर 5 वर्ष में एक बार किया जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग को गठित करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वित्त आयोग जो है वो संघ और राज्यों के मध्य करों के आवंटन पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपता है। मतलब देखिए, केंद्र को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, चाहे वो टैक्स से हो, जीएसटी से हो, जितना भी राजस्व केंद्र सरकार को मिलता है उसमें केंद्र का कितना भाग होगा और राज्यों को कितना डिवाइड किया जाएगा, इस मुद्दे पर सिफारिशें देने का कार्य वित्त आयोग का है। किस राज्य को कितना अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, इस पर भी अपनी सिफारिशें वित्त आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। केंद्र सरकार चाहे तो वित्त आयोग की बात माने और चाहे तो नहीं माने, ये केंद्र पर डिपेंड करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त आयोग की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए वित्त आयोग को परामर्शकारी निकाय कहा जाता है। लेकिन देखिए, जनरली वित्त आयोग की बातें केंद्र सरकार द्वारा मान ली जाती है और ये जो सिफारिशें करता है वही केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है। देखिए, वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। लेकिन देखिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा या इसके सदस्य कौन बनेंगे और उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका जो निर्धारण है वो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए, अध्यक्ष और सदस्य चुने जाने के लिए कोई भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी संसद ने इसके लिए कुछ पैरामीटर निर्धारित किए हैं। तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना जाना है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। और अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य चुने जाने के लिए उसे किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या उस पद की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसे भारत के लेखा और वित्त का ज्ञान होना चाहिए, उसे भारत की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी योग्यता रखता है तो उसे वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। देखिए, वर्तमान में देश में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो कि 2020 से लेकर 2025-26 तक लागू रहेगी। और भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह बनाए गए थे। और देखिए, कभी कभी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं।
तो वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम निर्वाचन आयोग पर। अब देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत में जो निर्वाचन है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 15 में दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए आप इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। सेंट्रल की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, ये आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्य का जो विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल किया जाता है, इनके चुनाव संपन्न करवाने का काम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा देश में मतदाता सूची तैयार करवाना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये कार्य भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के ही कार्य हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब वो पूछता है कि इनमें से किनके चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, और वहाँ हमें ऑप्शन राज्य का विधानसभा दिया होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के चुनाव भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो किसी भी राज्य में नगरीय निकाय के जो चुनाव है, जैसे पंचायत के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, इनके लिए जिम्मेदार है। तो राज्य के अंदर के जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, इस फैक्ट को स्पेशली आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडल का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम नेशनल इलेक्शन कमीशन की बॉडी की बात करें तो इसमें एक तो होता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हें अपनी इच्छा से कभी भी पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, इसीलिए इनके रिटायरमेंट की जो एज है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। इनमें से जो भी पहले हो वही इनके रिटायरमेंट की एज है। इसके अलावा अगर इन्हें अपने पद से हटाना है तो उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। मतलब इन्हें हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल फैक्ट था। देखिए, अगर हम वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो है सुनील अरोड़ा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब देखिए, वर्तमान में किसी भी आम चुनाव में वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। देखिए, 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर? तो सभी फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है, तो आंसर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? वेरी सिंपल, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का जो विभाजन है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन देखिए, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए,
बिल्कुल गलत। केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ये भी गलत है। केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, बिल्कुल गलत। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। केंद्र द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए और केंद्र को जीएसटी से जितना भी कलेक्शन हो रहा है या फिर जितना भी राजस्व का कलेक्शन हो रहा है उसमें राज्यों का कितना अंश होगा, इसे डिसाइड करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कथनों को देख लेते हैं। तो पहला कथन देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो क्या यह वित्त आयोग का कार्य है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, तो ये यहां पर सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, तो वित्त आयोग के संबंध में यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी देखरेख करना तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देना। तो देखिए, यह वित्त आयोग का कार्य नहीं है दोस्तों। तो यहां पर केवल दो ही वित्त आयोग के कार्य हैं, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए और सहायता अनुदान के लिए राज्यों ने जो आवेदन दिए हैं उस पर विचार करना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर बी। 2 और 3 जो कथन है वो यहां पर सही है। आगे देखिए, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को किसके संबंध में संस्तुति भेजता है। तो ऑप्शन देखिए, राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान हैं उनके सिद्धांत के संबंध में, बिल्कुल सही। राज्यों एवं केंद्र के बीच में करों का बंटवारा कैसे किया जाए इसके संबंध में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए और बी दोनों सही हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए इसका उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है, तो ये एक संवैधानिक निकाय होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद कारण आर दिया गया है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए पंचायतों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए ये जो निर्धारण है वो राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, न कि संघीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राष्ट्र आपात के समय निलंबित किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जब भी देश में राष्ट्र आपातकाल लागू होता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में देखिए वित्त आयोग की सिफारिशें देश में लागू नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। जब भी देश में राष्ट्र आपातकाल लागू किया जाता है तो संघ और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन है उसे निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप सभी को पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि भारत में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहां पर मैंने आपको डिटेल में भी इसके बारे में बताया है, तो जाके आप ढूंढिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, जिनकी सिफारिशें 2020 से लेकर 2025-26 तक देश में लागू की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वित्त आयोग जो है वो अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ही इसे संसद के पटल पर रखवाता है। तो आंसर हो गया भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष में? तो वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष किया जाता है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के आप आर्टिकल को हमेशा याद रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो वो उल्लेखित है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर सी। इसके अलावा देखिए, अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको डिटेल में बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब इन्हें अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर महाभियोग पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाया जाता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इन्हें अपने पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? वेरी सिंपल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अब यहां पर आप ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी हमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तो ये सही है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। बिल्कुल गलत। गृह मंत्रालय को इससे कोई लेना देना नहीं है। यह जो कार्य है ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा कथन है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। तो ये ऑप्शन यहां पर सही है। तो तीसरा कथन यहां पर सही है। अब क्योंकि तीसरा वाला पॉइंट ही यहां पर सही है तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, देश में मतदाता सूची तैयार करने और उनका निर्देशन और नियंत्रण करने का कार्य राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का है। बिल्कुल सही। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव है उनका संचालन भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनसे संबंधित चुनाव का संचालन भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। लेकिन देखिए, विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वो संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में?
तो देखिए वो आम चुनाव था 1989 का आम चुनाव। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1989 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें पहली बार 18 वर्ष की आयु के जो युवक हैं उन्होंने मतदान किया था, क्योंकि इसके पहले मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। क्लियर। इसके बाद देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों और मल्टीपल चॉइस में दिया गया है। यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी की 2002 की एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनके कथनों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कथन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हें वेतन भी समान दिया जाता है और इनका जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होता है, क्योंकि इनका जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसा है। सेकेंड फैक्ट देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। बिल्कुल सही, दूसरा फैक्ट यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो तीसरा फैक्ट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, तो इन्हें उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। प्रक्रिया भी वही होगी और कारण भी सेम वैसे ही होना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष और 62 वर्ष का। तो केवल फैक्ट 2 और 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो देखिए, क्या वो मूल अधिकार है? बिल्कुल गलत। ये संविधान के आर्टिकल 14 से 35 तक उल्लेखित नहीं है, तो ये मूल अधिकार नहीं है। नैसर्गिक अधिकार हैं? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक अधिकार हैं? तो संविधान में भी इनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। विधिक अधिकार है? तो बिल्कुल सही है। विधि बनाकर भारत में मताधिकार दिया गया है और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आंसर डी यहां पर बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमादेवी थी, जो कि 1990 में भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। और देखिए, अगर भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे जाएं तो वो हैं सुकुमार सेन। इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 1950 से लेकर 1958 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, लेकिन पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमादेवी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। तो आंसर बी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने भारत के वित्त आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे से जानने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।